हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी जो है इसके दो हिस्से होंगे। एक तो हम देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है और कैसे हम उसको निकालते हैं, और फिर हम दूसरा एनर्जी पे जाएंगे। एनर्जी के भी दो पार्ट्स हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर वो एग्जाम्पल से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है हमारा पहला टॉपिक जो है वर्क। तो वर्क में पहला क्वेश्चन है 10.1 जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज द वर्क डन हियर। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं। Let a force F act on an object. Let the object be displaced through a distance S in the direction of force. Let W be the work done. तो हमने अभी वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। अब हम डिफाइन कैसे करते हैं वर्क को। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपल है। और तो फिजिक्स में यार यही है कि हम लोग जितनी भी हमारी डेफिनेशंस होंगी ना, कुछ ऐसे ही होंगी कि जो उनका फॉर्मूला है उसको ही हम वर्ड्स में बोल देंगे तो वो डेफिनेशन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने बोल दिया कि वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक था, इसमें एक फोर्स लग रही है, ये हमने देखा था। अब क्या हुआ, ये फोर्स के कारण ये इधर मूव हो गया। मूव हुआ तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, एस। तो इस केस में हमारा जो वर्क है वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। तो हम जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि वी हैव एंड वी नो। अब यार देखो, मेरे हिसाब से तुम कितने नंबर ला रहे हो, 3 नंबर 5 नंबर ज़्यादा ला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें तुमको आनी चाहिए, तुमको करते बनना चाहिए। ठीक है, वही तुमको हेल्प करेगा बाद में जाके एग्जाम्स निकालने में, या फिर तुमको जो भी करना है। कोई भी ये पूछने नहीं आने वाला कि भाई तुम्हारे 85% आए थे कि 90% आए थे कि 80% आए थे या फिर 75% है। इट डजेंट मैटर, तुमको चीज़ें बननी चाहिए और ये तुमको मालूम होना चाहिए। ये पहली बात। पर दूसरी बात ये है कि जब हमको पता है कि हम नंबर ला सकते हैं तो फिर हम वो नंबर छोड़े क्यों। हमको थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा ना। तो हमको पता है कि स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि हमको हर एक स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो हम यहाँ पे जब वी हैव का मतलब हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास जो जो है वो लिख देंगे, तो उसके भी हमें थोड़ा नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वी हैव डब्ल्यू जो कि क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, हमें निकालना है। फोर्स हमें 5 न्यूटन दी हुई है, हमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है। ये स्मॉल एस होना चाहिए था, पर यहाँ पे गलती से कैपिटल एस हो गया है। वी नो, हमने अब भी देखा कि वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और इसकी यूनिट होती है जूल्स। तो यहाँ पे यूनिट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। अब हमने सीधा इसको पुट कर दिए हैं इसकी वैल्यूज़, तो हमें आंसर मिल गया है। बहुत सिंपल था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि फोर्स जो है उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट जो उसके पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो होता है। तो वर्क जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो उसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब क्या हो रहा था कि पिछले केस में या तो बॉडी रेस्ट में थी और हम उस पर फोर्स लगा रहे थे, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। या फिर हम क्या कर रहे थे कि एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। पर अब क्या हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है एक डायरेक्शन में और हम उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये मास है एम, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसमें हम लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तुम किसी को भी पॉजिटिव ले लो, तुम राइट साइड का पॉजिटिव ले सकते हो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा पर फोर्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तुम लेफ्ट जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लो, तो तुम्हारा फोर्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ही केस में तुम्हारा जो वर्क है वो नेगेटिव आएगा। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं कि तुम कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तुम्हें वर्क जो है उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हमने जो क्वेश्चन 10.1 किया, हमने उसमें क्यों नहीं देखा ये सब, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर्स
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो पॉजिटिव ही होगा, सेम डायरेक्शन है दोनों का। अब हम देखते हैं एग्जांपल 10.2, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 meters above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब यहाँ पे ना हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है वेट का कॉन्सेप्ट। हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अब हमको पता है कि अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये जो फोर्स है ये उसके मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगेन यहाँ पे तुम देखोगे तो हमने वापस फॉर्मूला को सीधा वर्ड में बोल दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ पे जो वेट है वो क्या हो जाएगा, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे वेट हो गया हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने ये बना दिया है जो लगेज है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है वो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या शब्द है, बाद में अच्छे से समझेंगे, पर अभी के लिए ये समझ लो कि हम बॉडी है उसमें हम जो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं हम वो लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हमको फोर्सेस और रिएक्शंस को इमेजिन करने में मदद करता है, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखोगे कि 11th-12th में बिना फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस कर पाना बहुत मुश्किल होगा, पर ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो यहाँ पे रेस्ट स्टेट में रखी हुई है, जो लगेज है वो रखा हुआ है, उस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू विच इज ड्यू टू ग्रेविटी, उसका खुद का वेट वो है mg। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स उसको उठाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स जो है वो उतना तो होना चाहिए जितना उससे ग्रेविटी से लग रहा है, तभी वो उठ पाएगा ऊपर। तो जो F मिनिमम है वो यहाँ पे m इंटू जी हो जाएगा जो कि उसका खुद का वेट है, ठीक है। और ये ऊपर उठा लेगा आराम से वो, जब इतना फोर्स लगा लिया उसने। तो अब यहाँ पे वी हैव एंड वी नो, हमेशा हम इन दोनों चीज़ों के बीच में अपना क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा खेला समाप्त कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास मास दिया हुआ है जो है 15 किलो, हाइट दी हुई है 1.5 मीटर्स, जी हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमको वर्क डन पता करना है। अब हमें क्या पता है, दो चीज़ें, कि वेट जो होता है वो होता है mg जो कि F मिनिमम के बराबर होगा, और वर्क जो है वो F इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इधर क्या है, F मिनिमम, मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो mg के बराबर है, तो हम यहाँ पे इनको डाल देंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसमें ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। पर ये जो भी चीज़ें हैं ये सब कर करके देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर करके नहीं देखोगे तो अटकोगे पक्का, और बिना देखे करना। जब एक बार चीज़ समझ में आ गई है तो उसको बिना देखे करने की कोशिश करो, और हो सकता है कि तब भी ना बने, तब एक बार देखो कहाँ पे अटक रहे हो, पर सोचने की कोशिश करो खुद से। इसी से जो है तुम्हारे दिमाग की आदत डेवलप होगी सोचने की, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। अब हमने वर्क देख लिया, अब हम एनर्जी पे जाएंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती है, तुम्हारा साउंड एक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, वैसे ही होती है एक मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, दो चीज़ों से मिलके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो, अगर कोई एक बॉडी किसी भी स्पीड से चल रही है तो उसको उस स्टेट तक पहुंचाने के लिए कितना वर्क किया गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे जहन में बैठेंगी। भी एक बार एग्जांपल से समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं उसकी अभी करंट स्टेट में। हम ये बता रहे हैं कि करंट स्टेट क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड। तो हमने बोल दिया कि अभी जो स्टेट है बॉडी की वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट
acquired at that velocity, उस पे कितना वर्क किया गया है उसको इस वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए। अब देखो, अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट से वो एक वेलोसिटी तक अपने आप तो नहीं पहुंच पाएगी, ये हम पहले चैप्टरों में देख चुके हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। तो अब क्या होगा कि इसको किसी भी वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स लगाएंगे तब पहुंचेगी। अब फोर्स लगाएंगे और ये मूव भी कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब एक पॉइंट पे ये v वेलोसिटी तक पहुंच गई, तो तब तक इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, फोर्स इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क इस बॉडी पे हुआ है उसको वो वेलोसिटी तक पहुंचाने के लिए। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देख लेते हैं जल्दी से। तो डेरिवेशंस जो है वो बहुत ज़रूरी है भाई, तुम्हें कितना भी आलस है, तुम्हें कितने ही घटिया लगे, डेरिवेशन तो करके ही जाना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर है और फ्री के नंबर हम छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। तो पहले वाले बक्से में देखो, तो जो मास है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है। लेट नाउ व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट, सेकेंड बॉक्स में एक फोर्स f है जो वो बॉक्स पे लग रही है। अब अगर फोर्स लग रही है तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा। और क्या होगा कि इस ड्यूरेशन में हम जो भी दो इंस्टेंसेस के बीच की बात कर रहे हैं उनमें क्या हुआ, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया s। अब क्या होगा, द फोर्स विल चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। जो फाइनल स्टेट है उसमें फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और यहाँ पे जो a है वो एक्सेलरेशन है जो कि इस फोर्स के कारण आया। वी हैव जो है वो मैंने लिख दिया है ताकि हमें एक आइडिया रहे कि हमें क्या क्या मिला है। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर अभी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्या कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अब हमारे पास मेन वेरिएबल्स हैं u, v, a एंड s। इनको कनेक्ट करने वाली इक्वेशन कौन सी है, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी है यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने यहाँ पे इससे s निकाल लिया है, तो s हमें यहाँ पे पता चला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। अब वी ऑल्सो नो कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो हम 1000 बार कर चुके हैं भाई। और वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हम इन दोनों चीज़ों को रख देंगे, ये भी हम 1000 बार कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या क्या, वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट आया था उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दिस। अब हमने क्या किया कि a से a को काट दिया, हमारे पास इक्वेशन क्या बची, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे होता तो क्या होता, रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती, u 0 हो जाता, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है, अब ये कर लेंगे। वी हैव m इज़ इक्वल टू 15 kg, उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है वो है 4। हमें क्या पता है, वी नो की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यूज़ रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब खुद करके देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और खुद करने में अगर कोई भी डाउट आए स्पेसिफिक तो कमेंट कर देना, देखते हैं उसको फिर। व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ़ द मास ऑफ कार इज़ 1500 kg। तो अब देखो तुम क्या करते, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के हिसाब से जो है हाफ एम वी स्क्वायर लगा देते और आंसर आ जाता। एग्ज़ाम में आके दोस्तों से डिस्कस करते कि अरे भाई क्या सर ने समझाया था और मैंने जाके वही की वही लिख दिया, और मेरा तो आंसर जो है वो आ रहा है 3 लाख कुछ। दोस्त तुम्हारे सारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि यार हमारा आंसर तो 1.5 लाख कुछ आ रहा था, और फिर तुमको पता चलता है कि तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है। अब इतना सब बचाने के लिए ज़रा ये देख लो कि मैंने बहुत को शुरुआत में ही बोल दिया था कि जो SI यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंक्लूडिंग IIT JEE
ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुम सिर्फ यूनिट्स मिला के सॉल्व कर सकते हो, बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे सिर्फ अगर तुम यूनिट्स मिला लो, ऑप्शन मिला लो, तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, तुम दोनों साइड की यूनिट्स मैच कर लोगे। यार ये न्यूटन मीटर है और इधर जूल्स है, तो ये दोनों जो हैं लेफ्ट हैंड साइड की जो एसआई यूनिट और राइट हैंड साइड की एसआई यूनिट है वो तो मिल रही है, तो फिर ये सही है फॉर्मूला। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, मास है और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, और व्हाट वी नो इज़ कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो 5/18 किलोमीटर पर आवर होता है। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5/18 इंटू 30, और फाइनल वेलोसिटी सिमिलरली हम निकाल लेंगे। अब वी नो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डेरिवेशन में किया था, ठीक है। तो वही की वही हम रख देंगे यहाँ पे। अब इसको करने का और समझने का एक और तरीका है जो कि हम देखते हैं। अब अल्टरनेट अप्रोच क्या है कि हम बोलते हैं कि उसके पास अभी एक काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल स्टेज में उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी भी स्टेज में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी या फिर यू या फिर जो भी वेलोसिटी है उस, तो हम क्या बोलेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, अभी की काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले की काइनेटिक एनर्जी, सेम चीज़ है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है। हाफ एम कॉमन ले लो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। तो समझने के लिए और करने के लिए जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो करना। जो ये अल्टरनेट गियर्स ये वाला अप्रोच है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दोस्तों, अगर तुमको ये वीडियो का फॉर्मेट देख के मज़ा आया और ये टॉपिक समझ आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आगे आने वाले वीडियो और भी मज़ेदार होंगे, ये प्रॉमिस है। और ये भी बताओ कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें तुम्हें दिक्कत आ रही है। तुम्हें एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो चाहिए या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, हम आगे जाके वैसे ही वीडियो बनाएंगे।